नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग। आज एनडीए की बैठक हो गई, एनडीए का पूरा समर्थन मिल गया, सरकार के बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। जो थोड़ी बहुत भी जो वेट ड्रीम्स थी हमारे इंडी वालों की, इंडी की भिंडी की, वो धराशायी हो गई और पप्पू जो है वो चले गए हैं एक बिल्कुल जिसको कहते हैं एक डिप्रेशन में कि भाई इतना निकट आकर भी हम इतना दूर कैसे रह गए। और साथ में समस्याएं भी आरंभ हो गई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एनडी के गठबंधन में सम्मिलित होने से उद्धव ठाकरे ने इनकार कर दिया, ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया। अब देखिए, सरकार के साथ पंगे लेना हर एक की बस की बात भी नहीं है। और हाँ, वाईएसआरसीपी ने भी इनकार कर दिया, यानी जगनमोहन रेड्डी भी पंगे लेने के मूड में नहीं है। तो फिर बचा कौन? वो 99 के फेर में पड़े हुए राहुल गांधी। खैर वो तो बात अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी आत्ममंथन करना है। आत्ममंथन ये करना है कि आखिर जो आपको आशाएं थीं, आपसे इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? आपने इतना बड़ा ओवर एस्टिमेट कैसे कर लिया? हम लोगों को भी आत्मचिंतन करना है। हम लोग जो लगातार चारों तरफ से सर्वे करा के, फीडबैक करके और आंकड़े निकाल रहे थे कि भई कम से कम उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कम से कम पश्चिम बंगाल में तो खैर भी चूक हुई है। तो ये 3 स्थानों पर चूक हुई है हमसे भी, सभी से। और पार्टी के लिए यह और भी आवश्यक है क्योंकि पार्टी के तो वर्कर ग्राउंड पे हैं, उनको चप्पे-चप्पे का पता होना चाहिए। जेपी नड्डा जी को तुरंत रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जो एक मुख्य बिंदु जो आ रहा है और जो एक ये मुख्य शिकायत आ रही है, वो कार्यकर्ताओं की आ रही है कि साहब उत्तर प्रदेश में तो कार्यकर्ताओं की कोई पूछ ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए आरएसएस का बड़ा गठबंधन है और बहुत से कार्यकर्ता, बल्कि अधिकतर कार्यकर्ता जो हैं वो आरएसएस के बैकग्राउंड से ही भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। और आरएसएस आज भी बहुत होल्ड रखती है, कम से कम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर गाँव-गाँव में भारतीय जनता पार्टी की पैठ है। सबसे पहले जनसंघ के जो बड़े नंबर्स आए थे, वो उत्तर प्रदेश से ही आए थे, उसके बाद मध्य प्रदेश से आना आरंभ हुए। राजस्थान में तो बहुत बाद में 77 में पहली बार जनसंघ को, मतलब उस समय जो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी, जनसंघ थी, हाँ, उसको नंबर्स मिलना आरंभ हुए थे। सन 77 में तो खैर सारे के सारे जनता पार्टी में ही सम्मिलित हो गए थे। तो जनता पार्टी में भैरव सिंह शेखावत जो थे, वो अधिकतम विधायक लेके और मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान में। तो ये एक मोटा-मोटा एक इतिहास है। और 2004 में भी इसी प्रकार संघ कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया गया था, विश्व हिंदू परिषद के साथ सख्ती की गई थी। आपको ध्यान हो तो उस समय जो कार सेवा थी, उसके समय पे कार सेवा में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इत्यादि जो घटनाएँ हुई थी, उसके बाद फिर कार्यकर्ता घर बैठ गया था और घर बैठने के कारण 11 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी और अटल जी की सरकार चली गई थी। उस समय भी लगभग यही मानते हैं कि भई 30-35 सीटों का खसारा या 30-35 सीटों का घाटा जिसको कहते हैं, वो रह गया था। इस बार भी वही 30-35 सीटों का घाटा रहा। तो कार्यकर्ता यदि उदासीन हो रहा है, तो आप कार्यकर्ता को आप मोटिवेट करेंगे या हतोत्साहित करेंगे? कार्यकर्ता यदि अपने आप को ऊपर के नेतृत्व से जोड़ नहीं पा रहा है, तो ये जानकारी किसके पास होनी चाहिए? क्या यह पार्टी प्रेसिडेंट को पता नहीं होना चाहिए? और पार्टी प्रेसिडेंट 21 मई को, जब उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण पूर्वांचल के फेज़ बाकी हैं, उस समय वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भई हम तो संघ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। मत होइए संघ के ऊपर डिपेंडेंट। आपने तो बनारस में भी देख लिया क्या हुआ। यानी पूरे पूर्वांचल की हार एक तरफ छोड़ दीजिए। मैं तो यह इंगित करना चाहता हूँ कि जो वाराणसी में जो प्रधानमंत्री का जो मार्जिन था, वो 4,79,000 से घट के 1,52,000 हुआ है।
और उसकी किसी को भनक नहीं लग पाई है। इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? पार्टी प्रेसिडेंट क्या कर रहे थे भई? कुछ भी नहीं किया पार्टी प्रेसिडेंट ने। उल्टे-पुल्टे स्टेटमेंट, भाजपा का अर्थ भगवा नहीं है। भाजपा का अर्थ भगवा नहीं है, तो भई भाजपा के झंडे में भगवा रंग क्यों है? हरा ही कर दो उसको फिर। अब समाचार ये आया है कि नड्डा जी का तो जाना तय है। वैसे भी वो एक्सटेंशन पे हैं, हाँ, लेकिन एक्सटेंशन पूरा होने के बाद बाकी कुछ होता है, लेकिन समाचार ये आ रहा है कि शिवराज सिंह जी को तुरंत बुला लिया गया है, शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान से यही अपेक्षित है कि जिस प्रकार के वो हैंड्स ऑन कार्यकर्ता रहे हैं, जिस प्रकार के वो हैंड्स ऑन एमपी रहे हैं, जिस प्रकार से वो 8 लाख से अधिक वोटों से इस बार जीते हैं, जिस प्रकार सीएम रहते हुए भी वो लगातार जुड़ाव उनका रहता था। थोड़ी-सी मामी जी की प्रॉब्लम ज़रूर हो गई थी, लेकिन वो फिर बाद में सही हो गई और आप ये देख रहे हैं कि 8 लाख से ऊपर वोट से अगला जीत के आ रहा है। और मामा जी सहज सुलभ हैं, मामा जी सहज उपलब्ध हैं, कार्यकर्ताओं को सहज उपलब्धता ही चाहिए कम से कम उसके अध्यक्ष की। अध्यक्ष से वो अपने दुख-सुख की बात कर सके। यदि आप कार्यकर्ता को अपने परिवार का एक अंग मानते हैं, तो भैया शिवराज जी से अधिक और कोई नहीं हो सकता है। वास्तव में मध्य प्रदेश वालों से पूछ लीजिए, और कुछ हो ना हो, लेकिन शिवराज जी से मिलने में किसी को कोई कभी समस्या नहीं हुई। कई और शिकायतें हो सकती हैं, हर एक को और कुछ नहीं मिलता, लेकिन कम से कम ये जो एक्सेस वाली समस्या है, वो तो शिवराज जी के साथ नहीं थी। वो स्वयं आगे से जाके मिलते थे ना, और लगातार ऑन द मूव रहते थे। जितना ऑन द मूव शिवराज सिंह चौहान रहते थे, उतना बहुत कम मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं ऑन द मूव रहते हुए। तो यदि शिवराज सिंह चौहान को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो कम से कम एक समस्या का निदान तो हो जाएगा। जो समस्याएँ हैं, जो एड्रेस करनी हैं, उनमें से सबसे बड़ी समस्या जो है, मुझे जो लग रही है, वो ये है कि भई कार्यकर्ताओं से जुड़ाव की कमी जो हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के नए कॉर्पोरेट कल्चर में, उसको तुरंत दूर करना है, उसका निदान करना है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो सबका साथ, सबका विकास जो लेकर आए हैं फ़ॉर्मूला, इसको तुरंत से तुरंत, आप कहें भले ना, लेकिन इसको प्रैक्टिस में आपको तुरंत इसमें परिवर्तन करके, जिसका साथ उसका विकास, इसमें आपको परिवर्तित करना है। ऐसे अराष्ट्रीय तत्वों को सुदृढ़ करके किसी भी प्रकार से देश की सुरक्षा नहीं हो सकती, जो केवल और केवल भारत के ऊपर इस्लामी राज्य चाहते हैं, कतई नहीं हो सकती। तीसरी बात, ये जो एक परंपरा सी बना रखी है कि जब कभी कोई बड़ा स्ट्रीट एक्शन होगा, जो सड़क की गुंडई होगी, उसके सामने हमें घुटने टेक देने हैं, उसके सामने हमें नतमस्तक हो जाना है। अपीज़मेंट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और वो मास्टर स्ट्रोक है। ये तुरंत इसमें परिवर्तन लाना आवश्यक है, क्योंकि आप ये देखें कि आप हिंदू जनमानस का विश्वास इसी प्रकार से ही जीत सकते हैं। चौथी बात चौथी बात ये है कि ये इससे जुड़ी हुई है तीसरी से, बल्कि जो दूसरी बात भी जो मैंने कही थी ना कि सबका साथ और सबका विकास से आप पलटें, तो इसमें आपका जो वोट बैंक है, जो आपका कोर वोट बैंक है, देखिए इस बार क्या किया, समाजवादी पार्टी ने अपना कोर बैंक वोट बैंक साधा, और कोर वोट बैंक साधने के बाद में फिर उन्होंने उस पे जातिवाद की छौंक लगाई और सीटें जीती। आपका कार्यकर्ता उदासीन था, और इस कारण बड़ी हार पूर्वांचल में देखने को मिली। इसको परिवर्तित करना है, तो आपको पहले अपने कोर वोट को साधना है, और जब आपको पता है कि आपका 25% वोट आपके पास पक्का है, उसके बाद फिर आप कैंडिडेट्स के साथ में जैसे चाहे वैसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस 25% कोर वोट बैंक की जो अपेक्षाएँ हैं, वो तो आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। और ये कोर वोट बैंक क्या चाहता है आपसे? वो आपसे राष्ट्रवाद चाहता है, वो आपसे हिंदुत्व चाहता है, और वो आपसे दुष्टों का दमन चाहता है।
ये पूरी तरह से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं था? था। ऐसी बात नहीं है। योगी महाराज की छवि ऐसी है, लेकिन क्या योगी महाराज को सब कुछ खुल के बोलने दिया गया? ये विचारणीय प्रश्न है। जितना खुल के मैंने असम के हिमंत बिश्व शर्मा को बोलते हुए देखा है, उतना खुल के योगी जी को ऐसा बताया जाता है कि बोलने नहीं दिया जा रहा था। आप योगी आदित्यनाथ को पूरे देश में घुमा रहे थे, उन्होंने लगभग उतनी ही रैलीज़ की जितनी प्रधानमंत्री ने की। ऐसे आपके एक प्रखर नेता को भई आपको हथकड़ियों, बेड़ियों में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को भी जो निरंकुश होता हुआ जो प्रशासन है और जो पुलिस है उत्तर प्रदेश की, उसको देखना पड़ेगा। प्रशासन जो है वो आपकी जो प्रायोरिटीज़ है उसको करने के बाद में नीचे क्या कर रहा है, इसको चेक करने के लिए भाई आपको लोकल एमएलएज़ की और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स की सहायता लेनी ही पड़ेगी, उनको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता कि सरकार तो एमएलएज़ के आधार पर बने, लेकिन एमएलएज़ की इतनी भी औकात ना हो कि वो जाकर अपने मुख्यमंत्री से सर्किट हाउस में मिल पाएँ। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि शिवराज जी यदि आएँगे तो उसको अधिक आसानी से एड्रेस कर पाएँगे। इसी आशा में आगे भी हम इसी विषय पर चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।